हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12वीं के विषय राजनीति विज्ञान में के अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और जानते हैं विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका, फ्रांस, चीन, सोवियत संघ, इंग्लैंड और बहुत से देशों ने मिलकर इस संयुक्त राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की थी 24 अक्टूबर 1945 के दिन। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य बात है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग। आगे इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मुख्य अंग हैं, उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं और उनके मुख्य फंक्शन क्या क्या हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य जिन्हें हम वीटो पावर वाले देश कहते हैं और भारत शुरू से ही वीटो पावर वाले देशों में शामिल होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं कर पाया है। और ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनमें से ये सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चुने जाते हैं। इनका चुनाव किया जाता है 2 साल के बाद। 5 स्थायी सदस्य मैंने बताया वीटो शक्ति प्राप्त है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सदस्य सभी जितने भी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र के अंग महासभा के सदस्य ऑटोमेटिक बन जाते हैं। 10 अगस्त 1941 को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये हम बात कर रहे हैं इसके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले के जो घटनाक्रम उसके बारे में। 11 जनवरी 1942 ध्रुवीय शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। लेकिन हमने बात की थी इसकी स्थापना की तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उससे पहले इस संदर्भ में क्या क्या मुख्य घटनाएं घटी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जनवरी 1945 3 बड़े नेता रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, इन्होंने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया था। याल्टा सम्मेलन मतलब उसकी स्थापना का आधारशिला माना जा सकता है। अप्रैल मई 1945 में एक और सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा एक सम्मेलन चला फ्रांसिस्को में। इसके बाद 26 जून 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किया और पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक राज्य हैं और भारत भी उन्हीं संस्थापक राज्यों में से एक राज्य माना जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 अक्टूबर 1945 भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी, मैंने बताया था 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने देखा था अमेरिका का खास प्रभाव है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला देश अमेरिका है, इसलिए अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है युद्धों को रोकना और विश्व शांति की स्थापना करना। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी और लग रहा था कि युद्ध कभी भी हो सकता है। हमने शीत युद्ध पहले लेसन में पढ़ा था, शीत युद्ध का दौर
जिसमें शीत युद्ध की मुख्य घटनाएं हमने देखी थी। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसमें युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई थी। मतलब लोगों को लग रहा था कि युद्ध, ये वास्तविक युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। और शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें हथियारों का प्रयोग न करके सिर्फ भाषणों का और प्रचार का, समाचारों का प्रयोग किया जाता था एक दूसरे के खिलाफ। और यह युद्ध 1945 से लेकर 1990 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था, यानी पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच चला था। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद विचारधारा का समर्थन कर रहा था और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। वर्तमान में यानी कि 2014 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल सदस्य संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं जिनकी बात की, जिनके पास वीटो पावर है, जिनके नाम हैं अमेरिका, रूस, सोवियत संघ का जिसने स्थान लिया है, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है अभी भी। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीन सदस्य है, जो 14 जुलाई 2011 को शामिल हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी थी और क्या क्या घटनाक्रम मुख्य रूप से हुए थे। तो जिस तरह क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए क्षेत्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है, हमने पिछले कुछ लेक्चरों में देखा क्षेत्रीय संगठनों के बारे में, सार्क के बारे में, आसियान के बारे में, बिम्स्टेक के बारे में। उसी प्रकार विभिन्न देशों के मध्य जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। और संसार को युद्धों के विनाश से बचाने और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई थी। और इसी आवश्यकता के परिणाम स्वरूप पहले विश्व युद्ध के बाद भी लोगों को लगा था कि इस प्रकार का कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो विभिन्न देशों के बीच होने वाले युद्धों को रोक सके। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, परंतु यह लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। और इसी के उत्तराधिकारी के रूप में 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिस पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 2006 तक इसकी सदस्य संख्या 192 थी और 2011 में 193 हो गई। इसका सबसे सार्वजनिक चेहरा, इसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है और महासचिव का नाम बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता की बात कर रहे थे, तो हम एक बार देख लेते हैं क्यों आवश्यकता पड़ती है। पहले, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल करने के लिए विभिन्न देशों के बीच किसी न किसी विषय पर कोई न कोई विवाद होता रहता है और इन विवादों का शांतिपूर्ण हल करने के लिए किसी एक ऐसे संगठन की आवश्यकता होती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाकर उनका शांतिपूर्ण विवाद का हल किया जा सके। दूसरा, युद्धों की रोकथाम में सहायक। विवाद कभी कभी इतने भयंकर रूप धारण कर लेते हैं कि उन्हें युद्ध में बदलते हुए देर नहीं लगती और ये युद्ध मानवता के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। इसलिए इन युद्धों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का बहुत महत्व होता है। तीसरा है विश्व के आर्थिक विकास में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से विश्व को आर्थिक विकास के मार्ग पर आसानी से लाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा और महामारी से निपटने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से विभिन्न देश एक दूसरे के लिए सहायता उपलब्ध करा सकते हैं, एक दूसरे के लिए धन उपलब्ध करा सकते हैं, मेडिसिन उपलब्ध करा सकते हैं। तो जब भी कोई प्राकृतिक आपदा या महामारी होती है तो उससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं और वैश्विक तापवर्दी से निपटने में सहायक हैं। वर्तमान समय में कुछ समय पहले तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुख्य विचार का मुद्दा था वैश्विक तापवर्दी थी, मतलब विश्व का तापमान निरंतर गति से बढ़ रहा है और आने वाले सालों में ये मानवता के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश एक मंच पर आकर इस समस्या का निपटान कर सकते हैं। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उनके नाम, उनकी सदस्य संख्या, उनके मुख्यालय और उनके उद्देश्य क्या हैं, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले सुरक्षा परिषद है। इसमें 5 स्थायी सदस्य, हमने बताया था, जिनके पास वीटो पावर है। 10 अस्थायी सदस्य। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और सुरक्षा परिषद का उद्देश्य शांति व सुरक्षा कायम रखना और सैन्य कार्रवाई करना होता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है महासभा। इसकी सदस्य संख्या 193 है। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका उद्देश्य सदस्यों का प्रवेश कराना, निलंबन और बजट पारित कराना है संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है उसका नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसमें सदस्य 14 हैं। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका उद्देश्य विशेष क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक उन्नति करना। और इससे अगला जो महत्वपूर्ण अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। इसमें 15 न्यायाधीश हैं। इसका मुख्यालय लेग में है और इसका उद्देश्य है देशों के पारस्परिक विवाद, आपसी झगड़े, क्षेत्रीय सीमा विवाद, इन पर विचार करना और इनका शांतिपूर्ण हल निकालना। सचिवालय एक और महत्वपूर्ण अंग है। इसमें महासचिव और अन्य कर्मचारी सदस्य होते हैं। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के नित्य कार्यों का संचालन करना, सचिवालय का कार्य होता है। और अंतिम जो महत्वपूर्ण अंग है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद में 57 देश सदस्य हैं। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर विचार करके महासभा को अपनी रिपोर्ट भेजना इसका उद्देश्य होता है। तो ये थी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, उनकी सदस्य संख्या, मुख्यालय और उद्देश्य। इन अंगों में सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है। इसमें कुल सदस्य 15 मैंने बताया था, 5 स्थायी सदस्य, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनका चुनाव 2 वर्ष की अवधि के बाद किया जाता है। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर यानी कि निषेध अधिकार शक्ति होती है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है और वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में अपना योगदान लगातार देता रहा है। शुरू से ही चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी कार्य हो, भारत ने एक्टिव भूमिका निभाई है और शुरू से ही क्रियाशील रहा है। चाहे शांति सुरक्षा का विषय हो, निशस्त्रीकरण का विषय हो, दक्षिण कोरिया संकट हो, स्वेज नहर का मामला हो, इराक का कुवैत पर आक्रमण हो, इन सभी मामलों के अतिरिक्त मानवाधिकारों की रक्षा, उपनिवेशवाद, रंग भेद का विरोध, शैक्षणिक, आर्थिकता, सांस्कृतिक गतिविधियों में भारत की भूमिका निरंतर बनी रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य के लिए भारत का पक्ष, मतलब मैंने बात की थी कि भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्य बनना चाहता है। जो 5 देश हमने बताए थे जिनके पास वीटो पावर है, भारत भी उनमें सम्मिलित होना चाहता है। तो उसके लिए कुछ पक्ष में तर्क दिए गए हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य क्यों मिलना चाहिए। सबसे पहला, आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र है। भारत की आबादी विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। इस दृष्टि से भारत विश्व का बड़ा देश माना जा सकता है और इसको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर स्थिर लोकतंत्र और मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा देखी जा रही है। भारत एक राष्ट्र ऐसा है जिसमें स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक निरंतर लोकतंत्र स्थापित किया गया है और सफल तरीके से लोकतंत्र का संचालन किया जा रहा है, जिसमें मानव अधिकारों को भी ध्यान में रखा गया है। इसलिए ये भी भारत के पक्ष में एक तर्क है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना देना चाहिए। तीसरा, उभरती हुई आर्थिक ताकत। भारत वर्तमान समय में आर्थिक रूप से एक उभरती हुई आर्थिक ताकत है। इस कारण भी इसके पक्ष में कहा जाता है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त
संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान देता रहा है भारत, और शांति बहाली में भारत का काफ़ी योगदान रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति के लिए जितने भी चलाए गए आंदोलन थे, जितने भी उन्होंने शांति के लिए सेनाएं भेजी, उनमें हर बार भारत का विशेष योगदान रहा है। इस कारण भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो ये थे भारत के पक्ष में तर्क, जिसमें कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य भारत को बना देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियों को एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार एवं विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्च आयोग। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की 7 प्रमुख एजेंसियां हैं। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य हमने देखा था कि युद्धों को समाप्त करना और शांति स्थापित करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे पहला उद्देश्य है। दूसरा, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तीसरा, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल करना। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों को सम्मानपूर्वक लागू करवाना। राष्ट्र की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना। ये हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय। हमने देखा था कि USSR की समाप्ति के बाद, उसके विघटन के बाद विश्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित हो गई है। तो ऐसी व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले शक्ति संस्थापक आयोग का गठन करना चाहिए। मानवाधिकार परिषद की स्थापना, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति होनी चाहिए और एक लोकतंत्र कोष का गठन करना चाहिए। आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना करनी चाहिए। न्यायिकता परिषद की समाप्ति करनी चाहिए। इनको करके हम संयुक्त राष्ट्र संघ को इस एक ध्रुवीय विश्व में भी प्रासंगिक, अच्छे तरीके से और अधिक तरीके से बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। वो कौन कौन से हैं और वो किन किन विषय पर काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जो अपने निरंतर उद्देश्यों को पूर्ण करने के लगे हुए हैं, इनमें सबसे पहला है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख और वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराना इस संगठन का उद्देश्य है। इससे दूसरा है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। इसका उद्देश्य है मानवीय विकास, खासतौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा और सुशासन के लिए यह वर्ल्ड बैंक काम करता है। तीसरा है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है IAEA, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने, सैन्य उद्देश्यों के इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। पांचवा जो संगठन है जिसकी हमने बात की थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो एक NGO है यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन। यह एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। छठा है ह्यूमन राइट्स वॉच। यह भी स्वयंसेवी संगठन है
और यह भी मानव अधिकारों की वकालत करता है। 7वां है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। यह सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता और सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने के नियमों को लागू करने का प्रयास करता है। और 8वां संगठन है ग्रीन पीस। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। 1971 में ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने और पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का कार्य करती है। ग्रीन पीस का काम विश्व में पर्यावरण के संरक्षण और उसकी सुरक्षा को बढ़ावा देना है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां अवश्य हैं, लेकिन बिना इसके दुनिया और ज़्यादा बदहाल हो जाएगी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उपरोक्त सब वर्णित सभी जितने भी और दूसरे संगठनों की हमने चर्चा की, वो इस संसार को बेहतर बनाने में काफ़ी अच्छी भूमिका बना रहे हैं। जिस प्रकार का फिलहाल सरकार है उसके लिए उत्तरदायित्व हैं। इसलिए आने वाली सरकारों को संयुक्त राष्ट्र एवं दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन एवं उसके उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ और अच्छी तरह से काम कर सके। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में, ग्रीन पीस के भी बारे में चर्चा कर चुके हैं हम। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।